हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। मेरा नाम है आदित्य कुमार कर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य किंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने भी रेशियो एनालिसिस के पार्ट 3 टोटल मैंने 3 पार्ट बना करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं और डिविडेंड डिसीजंस के चैप्टर भी मैंने डाले हुए हैं अच्छे से। तो आप उसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पसंद आए वीडियोस तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम चलते हैं, आज क्या स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा पार्ट 2 आज कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का ना, ये जैसे कि मैंने पार्ट 1 में सारी चीज़ें बताई थी, ये सब जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो आपके साथ डिस्कशन किया, ठीक है। और जो क्वेश्चंस तो हालांकि इलस्ट्रेशंस मैंने सारे डिस्कस करे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 11 से। 11 से लेकर 18 तक हम आज कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये थोड़े अच्छे कंसेप्ट हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियोस हमारा भले ही थोड़ा शॉर्ट बने, तो जिससे कि आपको रिविजन्स में आसानी हो, ठीक है। चलिए, ये रहा, ये मैंने कर भी रखा है ऐसा। देखिए, इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने की एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच वाला है। तो जैसे कि ऊपर मैंने ये जो डिस्कशन किया था ना, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, तो ये कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था। तो इसके लिए आप पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। मैं सीधे अभी क्वेश्चन नंबर 11 से चलता हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि कैलकुलेट द बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द बेसिकली रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ठीक है। अब इसमें देखिए, डिविडेंड आपका यहाँ पे गिवन है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर का, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब ये बिगिनिंग के प्राइस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस में क्या बोला है कि इन दिस क्वेश्चंस वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द यील्ड फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। हालांकि डेटा आपको 5 साल का गिवन है, बट आपको 4 साल का यहाँ पे क्या निकालना है, यील्ड निकालना है। यील्ड कैसे निकालोगे, देखिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर 1 फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा होता क्या है कि रिटर्न्स हमारे क्या होते हैं, एक तो हमें डिविडेंड का पैसा मिलता है, प्लस जो प्राइस एट द ईयर एंड में जो होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं, दैट इज यहाँ पे P1 ये, और ये हो गया D1 हमारा, और इसको डिवाइड कर देते हैं P0 से। तो उस केस में हमारा ईयर 1 का ना यील्ड आ जाता है, मतलब रिटर्न्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे D1, तो D1 हमारे लिए क्या 1। अब यहाँ पे P1, तो P1 हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड ईयर का लेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग का प्राइस है। तो बिगिनिंग का प्राइस है तो मतलब फर्स्ट ईयर के ये एंड का प्राइस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 + P1 कितना ले लेंगे, 9.75 लेंगे। आपको 9 नहीं लेना, आपको 9.75 लेना है, और डिवाइड बाय 9 कर देना। 9 कौन सा करना, फर्स्ट ईयर वाला। तो इस तरीके से आपको रिटर्न्स निकालना है ईयर 1 ईयर 2 के, ठीक है। सेम एज आप ईयर 2 का भी कर लोगे आप यहाँ पे, कि लाइक जैसे कि यहाँ पे ईयर 3 का आप देख रहे होंगे कि जो बिगिनिंग में पीरियड है कितना 11.5 है, और इसका जो डिविडेंड है, डिविडेंड हम कितना लेंगे यहाँ पे, सेकेंड ईयर वाला लेंगे। मतलब आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबको कोरिलेट करके आपको ईयर रिटर्न्स निकालने हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको आप अच्छे से समझे। P1 का मतलब ये होता है कि ऐसा प्राइस जो ईयर एंड में हो, और P0 का मतलब होता है करंट ईयर का प्राइस होता है। तो P1 मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा सेकेंड ईयर का जो बिगिनिंग का जो प्राइस होगा वही मेरे फर्स्ट ईयर के एंड का प्राइस होगा। तो उसी कंसेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हम इसको इस तरीके से फ्रेम करेंगे, है ना। और मैं ICI के सॉल्यूशंस को ही प्रायोरिटी देता हूँ, ताकि क्योंकि मार्क्स अल्टीमेटली हमें इससे ही मिलने वाले हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, ICI के जो सॉल्यूशंस हैं उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली मैं स्टडी मटेरियल भी फॉलो करता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हम रिटर्न निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा, आसानी से आप निकाल लोगे कि 15% कैसे आया। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि ये जितने भी रिटर्न्स गिवन है ना, ये जिस तरीके से मल्टीप्लाई किया हुआ थी, आपको इस तरीके से कर देना। लाइक जैसे कि 1.1944 इंटू 1.2821 प्लस ये हर साल का ये मल्टीप्लाई होगा। हर साल का आपको रिटर्न्स को क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना। 1.0609 इंटू 1.0772, तो देखिए कितना आ रहा है, 1.1944 इंटू 1.2821
इंटू 1.0609 इंटू 1.0772, तो ये मेरा आ गया 1.75। आई होप कि आपको ये आया होगा 1789264। इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, तो आपका ये आएगा ज़रूर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कर लोगे। अब इसका देखिए क्या है, ईयर कितना हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, ईयर हम यहाँ पे 4 साल कंसिडर करके चलेंगे, क्यों? क्योंकि हमने 4 साल का यहाँ पे इल्ड निकाला हुआ है। तो 4 साल के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे यहाँ पे, तो मैं सिंपली करता हूँ 1.75 ले लेता हूँ। अब 1.75 को इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया -1, ये आप सॉल्यूशन में ऐसा देख रहे होंगे, है ना, ये -1 करके और इक्वल टू ये 15% है। लेकिन मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ कैसे करना है। आप क्या कीजिएगा यहाँ पे कि अब जैसे मान लो कि 1/4 ये कितना आता है, ये 0.25 आता है ना, तो ये हो गया, दैट इज़ यहाँ पे 0.25। तो अब इसका सोल्यूशन देखिए क्या है। आपको क्या करना है, 1.75 का रूट अंडर लेना है और इसको कितने करना है आपको, ये 12 टाइम्स करना है, ठीक है। तो 12 टाइम्स आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे 12 टाइम्स करके आपका कितना आएगा, तो 1.75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतना आ गया 1.00013663427, है ना, इतना आ गया। अब इसको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे कीजिए -1, इसमें से आप घटा दीजिए -1, ठीक है। तो -1 कर दोगे तो ये कितना आ गया आपका 0.00013663427, है ना। फिर आप क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना कीजिए 0.25, क्योंकि हमारा 1/4, क्योंकि 4 साल का हम निकाल रहे हैं ना, 4 साल के हिसाब से, तो ये 0.25, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं शॉर्टकट। तो ये 1.25 करने पे आपका कितना आ जाएगा, 0.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 0.4 टाइम्स 0 3415856। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, +1 कर दीजिए, ठीक है, +1 आपने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका 1.4 टाइम्स 0 3415856। इतना आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू, ये कितना बार करना है, ये आपको फिर 12 टाइम्स करना है। तो कितना आएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इतना आ गया। आपके पास आ रहा है 1.15017148403, इतना आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो है ना हम यहाँ पे 1.150 ही मान के चलते हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से आप -1 कर दीजिए, तो -1 करेंगे तो 1 का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.150। अब इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में लाऊंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ गया, दैट इज 15% आ गया, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 15% आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका ये कैलकुलेटर पे आपको करना है और ये बहुत ही जल्दी होगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और कैलकुलेटर में खुद करके देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हालांकि इसके यूज़ आगे भी हैं क्वेश्चंस में, ताकि आप अभी समझ जाएं तो आपको फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या है कंसेप्ट, देखिए CAPM कंसेप्ट है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, है ना। ये आपके बेसिकली जब आप CA फाइनल में जाओगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी काफ़ी यूज़ होता है और बाकी चैप्टर्स में भी ये काफ़ी यूज़ होता है। लाइक जैसे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह, जब सिक्योरिटी वैल्यूएशन जब चैप्टर आप करोगे फाइनल में, तो भी आपको ये काफ़ी काम आएगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि CAPM मॉडल डिस्क्राइब करता है बेसिकली रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ सिक्योरिटीज। इट डिस्क्राइब द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसके दो तरह का रिस्क होता है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, एक सिस्टमेटिक रिस्क होता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। ये कंपनी से रिलेटेड रिस्क होता है, एज द रिस्क इज रिलेटेड टू द कंपनीज परफॉर्मेंस। बेसिकली किससे, कंपनी के परफॉर्मेंस से ही रिलेट करता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन बी रिड्यूस और एलिमिनेटेड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो। और इस तरह के रिस्क को आप कैसे कर सकते हैं, जब आप डिफरेंट पोर्टफोलियोज में अपने सिक्योरिटीज़ को मतलब डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो बनाते हो। लाइक आपने
एग्जाम्पल के लिए कुछ पोर्शन आपने डेट के लिए, कुछ पोर्शन आपने इक्विटी के लिए, कुछ पोर्शन आपने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, कुछ रिटर्न अर्निंग के लिए। तो इनको अच्छे से आप एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं ताकि आपका रिस्क जितना हो सके कम हो सके, और इसको डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी बोलते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? ये एक मैक्रो इकोनॉमिक और मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है। मतलब ये जैसे जैसे मार्केट में रिस्क अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, हमारा पोर्टफोलियो भी उसी अकॉर्डिंग अप्स एंड डाउन रहता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, अंडर विच द कंपनी ऑपरेट एंड दिस टाइप ऑफ रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हेंस इट इज़ अ नॉन डाइवर्सिफाइबल। एंड द एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह सब हो गए, जो कि ऊपर नीचे ये फॉरेन एक्सचेंज जो प्राइस होती है हमारी, लाइक इंडियन रुपीज़ एंड INR के कंपैरिजन में, तो ये प्राइसेस वगैरह ऊपर नीचे रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली ही ये रिस्क जो है ये हमें इम्पैक्ट करता है, हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करता है। तो इसके ये चार्ट गिवन है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, इतना रेलेवेंट नहीं है, हालांकि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है यहाँ पे। अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में काम आता है। हम क्या करते हैं, रिस्क फ्री लेते हैं, प्लस ये बीटा ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा ऑफ सिक्योरिटीज़। इसको मैं एक बार दोबारा फिर से करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए ये होता है दैट इज, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने लिया है यहाँ पे। अब ये होता है रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है, उसमें हमें पैसा डूबने का चांस 0 के बराबर होता है। फिर इसके बाद हो गया ये बीटा हो गया, तो ये बीटा ऑफ सिक्योरिटीज़ का होता है। फिर इसके बाद RM माइनस RF होता है तो इसको बोलते हैं मार्केट रिटर्न, ठीक है। ये तो हमारे रिस्क फ्री सिक्योरिटीज हो गया यहाँ पे। दोस्तों मेरी स्पीड कैसी है आप बिल्कुल बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि और स्पीड ज़्यादा तेज़ करूँ या फिर थोड़ा स्लो करूँ, या ये ठीक है ना। ये हो गया हमारे यहाँ पे बीटा ऑफ सिक्योरिटीज़, है ना, और ये हो गया हमारा रिस्क फ्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है दैट इज यहाँ पे मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। तो एग्जामिनर जो है आपको क्वेश्चंस में कैसे घुमाएगा, हो सकता है वो आपको क्वेश्चंस में मार्केट रिस्क प्रीमियम बोल करके रेट दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझ जाना है कि इसका मतलब होता है RM माइनस RF होता है। और अगर सिर्फ मार्केट रिटर्न गिवन है मतलब सिर्फ ये RM का ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझोगे। चलिए नेक्स्ट। अब तो ये उसी के बारे में गिवन है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ये एक बार आप रीड आउट कर लेना, हालांकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, है ना। इसके ये शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस अप्रोच की, ताकि आपको हो सके MCQs में हेल्पफुल हो जाए। तो शॉर्ट कमिंग में मैं कैसे बताऊँ, देखो शॉर्ट कमिंग में बेसिकली हो गया यहाँ पे कि एस्टिमेशन ऑफ बीटा विद हिस्टोरिकल डेटा, जो कि क्या अनरियलिस्टिक होता है, मार्केट इम्परफेक्शंस होते हैं, में लीड टू द इन्वेस्टर टू द सिस्टमेटिक रिस्क। फिर कह रहा है CAPM यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में, इवन व्हेन द बेसिकली फॉर्म इज सफरिंग अ लॉसेस। जब फॉर्म वगैरह लॉसेस से सफ़र करती है तो भी हम CAPM के यूज से अपना क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। फिर कह रहा है the basic factor behind determining the basically cost of equity shares capital is to measure the expectation of investor। the basic purpose हमारा यही होता है कि हम investors के expectations को अच्छे से measure कर सकें from equity shares of the particular company। फिर कह रहा है therefore whole question of determining the cost of equity shares hang upon the factors which go into the expectation of a particular group of investors in a company of a particular risk class। तो basically simple आप समझ, आसान भाषा में समझिए कि CAPM हो गया, ये जितने भी मेथड्स हैं ना, ये हमारे कॉस्ट ऑफ मतलब क्या कि जो इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको इवैल्यूएट करने में मदद करती है, ताकि कंपनी को पता चलता है कि हाँ भाई कस्टमर की ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ H लिमिटेड आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कह रहा है हुज रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट का मतलब हो गया RF हो गया, है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द बेसिकली 10% है। फिर कह रहा है बीटा इक्वल टू 1.75। बीटा का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप बीटा वर्ड से हो सकता है कंफ्यूज हो या आपको पता ना हो, या फिर कुछ बच्चे को मालूम भी हो सकता है। तो बीटा बेसिकली होता है कि आप बीटा रिस्क को बोलते हैं, रिस्क को। बीटा का मतलब होता है रिस्क का मतलब हो गया लाइक कि कितना फ्लक्चुएशन करना, 1.75। तो बीटा ऑलवेज टाइम्स में डिनोट किया जाता है, मतलब कि आपकी अगर जैसे
मान लो कि आपकी सिक्योरिटी की बीटा कोई स्टॉक है, मान लो रिलायंस की स्टॉक है जिसकी बीटा 1.75 है, तो 1.75 को कैसे आप इंटरप्रिटेशन कैसे करोगे? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि निफ्टी अगर निफ्टी 50 जो है ना, निफ्टी 50 अगर मान लो कि अगर 2 टाइम्स अगर 2% अगर मान लो अगर ऊपर भागता है, ऊपर जाता है, तो उस केस में आपका बीटा कितना होगा? 2 × 1.75 में कर दूंगा, तो उतना टाइम्स आपका स्टॉक भागेगा। मतलब कि आपका स्टॉक कितना भागेगा यहाँ पे? तो मतलब मान लो कि जैसे कि निफ्टी हो गया, तो निफ्टी अगर मान लो 2% अगर अप जाता है ना, तो आपकी स्टॉक जो है सिक्योरिटी, जो रिलायंस की सिक्योरिटी है, वो कितना जाएगी? तो वो 2 × 1.75 कर दो, मतलब आपकी 3.3% जो है आपकी स्टॉक अप ऊपर जाएगी। सेम एज रिवर्स कर दो, जब निफ्टी अगर डाउन जा रही है तो उस केस में तो बीटा बेसिकली आपके क्या करता है? आपकी वोलेटिलिटी को मेजर करता है कि कितने टाइम्स आप ऊपर हो, कितने टाइम्स नीचे हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो आप ज़रूर अपना डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये तो हो गया। फिर कह रहा है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो कितने की? 15%। मतलब ये मार्केट की रिटर्न को बता रहा है आपको। सेम एज कुछ नहीं करना आपको कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे बीटा ऑफ सिक्योरिटी फॉर द टाइमिंग एग्जांपल मान के हम चलते हैं। फिर इसके बाद क्योंकि फॉर्म की भी अपनी बीटा होती है ना, उस तरीके से, और ये RM माइनस RF, तो आपको RF जो 10% के यहाँ गिवन है, बीटा आपका 1.75 हो गया, और RM कितने की? 15% है, तो 15% माइनस 10%, इस तरीके से आपको करके 18.75, तो ये आपकी क्या होगी? ये रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न निकल गई आपकी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल गई। मतलब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस हमें हमें पता चल गया। मतलब मान लो हम कंपनीज हैं तो हमें इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस मालूम होगा, जो कि क्या है? 18.75 है। चलिए अब चलते हैं दैट इज नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो कि है कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग का मतलब हो गया अपने घर का पैसा। हम बाहर से पैसा नहीं ले रहे हैं, हमारे अपने पास ही पैसा है, तो उसी को हम रिटर्न अर्निंग बोल रहे हैं। तो उसमें भी हम निकालेंगे कॉस्ट क्या है। देखिए, लाइक अदर सोर्सेज ऑफ फंड, रिटर्न अर्निंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व कॉस्ट। कॉस्ट क्या है इसमें? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इसमें बेसिकली। ऑब्वियसली ना कि मैं अगर एक जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसी पैसों को हो सकता था कि मैं, मतलब सपोज कि मैं कोई ए प्रोजेक्ट है, तो ए प्रोजेक्ट में मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन सेम एज अगर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं उसी पैसे को प्रोजेक्ट बी में भी लगा सकता था, बट मैंने लगाया नहीं। मैं कहाँ लगा रहा हूँ? ए में लगा रहा हूँ। तो बी में ना लगाने मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। तो ये चीज़ है। फिर कह रहे द गिवन बिलो फिगर डिपिक्ट हाउ। अच्छा, ये तो उस तरीके से दिया हुआ है यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर्म होता है, तो फॉर्म क्या करती है यहाँ पे? फॉर्म बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती है, तो फॉर्म क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। और ये फॉर्म के लिए क्या है? दैट इज़ यहाँ पे ये कॉस्ट है। फिर एक अल्टरनेटिव पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। फिर फॉर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है, खुद इन्वेस्टमेंट से कमाती है। कमाने के बाद क्या करती है? कुछ पैसा पोर्शन जो होता है ना, सपोज 100 रुपये कमाई फॉर्म, तो 100 रुपये में हो सकता है कि 10 रुपये का डिविडेंड दे दे और 90 रुपये फॉर्म खुद अपने पास रख लें। तो जो अपने पास रखते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न अर्निंग, और जो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड के तौर पे दे दिया। अब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? फिर नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे मार्केट में क्या क्या है, उसी तरीके से शेयर होल्डर्स फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज ऑफन यूज्ड, इंटरचेंजेबली यूज होता है विद द कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ। तो जब भी आपके क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे आगे जा करके कि जो मेरी रिटर्न अर्निंग होती है ना, अगर वो मान लो नहीं भी दिया तो हम क्या मान के चलते हैं कि भैया इक्विटी शेयर्स हम इसके बदले में ले करके चलते हैं। क्योंकि किसी क्वेश्चंस में हो सकता है ये दोनों गिवन हो, क्योंकि ये दोनों का मतलब क्या होता है? दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। क्योंकि जो आपके रिटर्न अर्निंग रहते हैं ये किसका पार्ट है? ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, मतलब ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है ना। तो अगर क्वेश्चंस में इक्विटी शेयर्स दिया हुआ तो इक्विटी शेयर के हिसाब से हम निकालेंगे, और अगर रिटर्न अर्निंग दिया तो रिटर्न अर्निंग भी निकालेंगे, है ना, उस तरीके से। तो इंटरचेंजेबली भी ये यूज होता है। फिर कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज नथिंग, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द बेसिकली शेयर होल्डर्स। तो इंटरचेंजेबली का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे अगर मान लो कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं गिवन है तो हम वहाँ पे रिटर्न अर्निंग दिया हुआ तो हम दोनों को इक्वली मान के चलेंगे वहाँ पे। तो जो एक्सपेक्टेशन मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में थी सेम एज मेरी एक्सपेक्टेशन रिटर्न अर्निंग के रेट में भी हो जाएगी। फिर हाउएवर नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन हायर देन द बेसिकली कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी रहती है वो क्या रहती है? रिटर्न अर्निंग से ज़्यादा रहती है, ड्यू टू इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द करंट मार्केट प्राइस एंड द फ्लोटेशन कॉस्ट। इसलिए होती है क्योंकि जब हम शेयर्स प्राइस इशू करते हैं तो वो करंट मार्केट प्राइस से कम में होते हैं या उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट का कॉम्पोनेंट होता है।
तो ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए रिटर्न अर्निंग को निकालने का तरीका होता है, एक डिविडेंड प्राइस मेथड होता है जिसमें आप सिंपली क्या करते हैं, डिविडेंड डिवाइड बाई P0 से कर देते हैं प्राइस, है ना। एक होता है आपका अर्निंग प्राइस मेथड होता है। अर्निंग प्राइस में आप क्या ले लोगे, सेम एज आप EPS ले लोगे, अर्निंग प्राइस अर्निंग पर शेयर ले लोगे इनटू P0, सेम एज होता है आपके ग्रोथ मेथड होता है। तो ग्रोथ मेथड में सिंपली क्या करना है आपको, D1 जो आपकी डिविडेंड का पोर्शन है प्लस डिवाइड बाई P0 प्लस ये ग्रोथ। तो ये आपने ऊपर भी देखा होगा कि ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये ग्रोथ मॉडल का ये बेसिकली जिसमें आपका ग्रोथ का कंपोनेंट, मतलब कि आपकी जो डिविडेंड है वो हर साल क्या करेगी, किस रेट से ग्रो होगी। तो इसलिए ये फार्मूला हम यूज़ करके चलते, मतलब इनफाइनाइट पीरियड तक ग्रो होती रहेगी। तो ये फार्मूला फिर यहाँ पे यूज़ होता है। अब देखिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ P कैसे निकाला, नेट प्रोफिट्स रियलाइज्ड या इशू प्राइस लेस देन द फ्लोटेशन कॉस्ट। ये तो मैंने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट्स कैसे आता है हमारा, जिसमें से हम इशू प्राइस में से दैट इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट्स आ जाता है। और KR के केस में दैट इज़ P कैसे निकलेगा, दैट इज़ करंट मार्केट प्राइस। तो ये दो डिफरेंस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लाइक जैसे कि मान लीजिए कि ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो P का मतलब क्या होगा, नेट प्रॉफिट्स रियलाइज्ड कितनी हो, मतलब इशू प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन अगर मुझे KR का निकालना हो ना, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग का निकालना हो, तो मैं सिर्फ क्या लूँगा यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ही लूँगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। फिर कह रहा है समटाइम्स द इशू प्राइस में बी यूज्ड एंड द कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग में फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई काम ही नहीं है। फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ लगता है, जब भी आपने इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं ना मार्केट में फर्स्ट टाइम, तो उस केस में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन रिटर्न अर्निंग तो हमारे घर का पैसा है, तो इसको हमें कुछ अलग से हमें कॉस्ट करने की, इसमें खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब चलिए नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनीज कितने के, 10 रुपये की फेस वैल्यू है ये क्या है फेस वैल्यू। फिर कह रहा है कि करंट मार्केट प्राइस कितने की है, यहाँ पे 200 रुपये की है, ये रहा। फिर कह रहा है कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इज प्लानिंग टू फाइनेंस इट्स पार्शियली न्यू इशू एंड पार्शियली द रिटर्न अर्निंग। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी जो है वो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है जिसमें वो प्लान कर रही है कि कुछ पोर्शंस में न्यू इशू करके पैसा रेज कर लो और कुछ रिटर्न अर्निंग्स में पैसा ले लो। अब कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज द बेसिकली कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आपको बताना है। इफ़ इशू प्राइस कितने की है, अगर 190 रुपये की है और फ्लोटेशन कॉस्ट कितने की है, 5 रुपये पर शेयर्स है। फिर डिविडेंड कह रहा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी द बेसिकली 10 रुपये का डिविडेंड है, ग्रोथ रेट कितना दैट इज़ 5 है। तो अब आपको क्या करना है, सेम इसी मेथड में आपको यहाँ पे लगा देना है। अब ये मेथड में आप कैसे लगाओगे, यहाँ पे ये देखिए, तो मेरे को यहाँ पे पहले KR निकालना था। KR कैसे निकलेगा, तो KR यहाँ पे निकलेगा। अब देखें यहाँ पे पहले आपको क्या दिया हुआ, डिविडेंड दिया हुआ, तो डिविडेंड हो गया यहाँ पे 10 और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, यस इशू प्राइस 190 है, फ्लोटेशन कॉस्ट 5 है। तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे गिवन है, तो करंट मार्केट प्राइस कितना हो गया, 200 हो गया। ग्रोथ आपको गिवन है, यस ग्रोथ भी गिवन है आपको। तो ये इस तरीके से, तो कितना आ गया आपका, ये 10% आ गया। ये कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। फिर हम निकालेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे D1 अपन P0 प्लस ग्रोथ। तो D1 मेरा कितना रहा, D1 मेरा हो गया यहाँ पे 10। अब यहाँ पे P0 देखिए, तो P0 इस केस में हम यहाँ पे इक्विटी शेयर केस में करंट मार्केट प्राइस नहीं लेते हैं। अगर क्वेश्चंस में दोनों चीज़ दी हुई है, अगर मान लीजिए कि ये 190 इशू प्राइस है, फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं होता, तो हम क्या लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस लेते हैं। लेकिन इक्विटी के केस में यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 190 का आपका क्या है इशू प्राइस, जिसमें कि 5 रुपये का आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है, प्लस ये ग्रोथ इतने रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10.41%। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के चलना है और कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग में निकाल के चलना है, ठीक है। फिर कह रहे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि इफ द पर्सनल इनकम टैक्स इज कंसिडर देन द शॉर्टकट फार्मूला भी यहाँ पे गिवन है कि इंटू यहाँ पे 1 - TP एंड 1 - L। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% का दिया हुआ है और रेट ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट दैट इज 5% का दिया हुआ है। फिर इनकम टैक्स 30% का बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम KR कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया दैट इज KE इंटू 1 - ये क्या हो गया TP। TP का मतलब हो गया दैट इज यहाँ पे कि कितने का, दैट इज रेट ऑफ वो है टैक्स रेट कितना है TP, है ना। और फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 1 - फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो
कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने के 20%, 1 माइनस टैक्स रेट कितना होगा दैट इज 30, और यहाँ पे 1 माइनस 0.5 का ये हो गया फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ गया 13.3%। तो इस तरीके से हम KR निकाल करके चलेंगे जब क्वेश्चंस में क्या हो टैक्स का भी प्रोपोर्शन गिवन हो, है ना, इस तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अब ये कह रहा है कि ABC लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल, D0 दे रखा है, P दे रखा है, G ग्रोथ भी दे रखा है। तो सिंपल आप कॉस्ट ऑफ आपको क्या निकालने के लिए बोला, रिटर्न अर्निंग निकालने के लिए बोला है सॉरी, है ना। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न अर्निंग निकालना, तो सिंपली आप क्या करोगे D1 अपन P0 प्लस ग्रोथ। तो मेरा D1 क्या दिया हुआ है, D1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है D0 इंटू 1 प्लस G, ये आपको याद करके रखना है। तो मेरा कितना हो गया दैट इज यहाँ पे 4.19, 1.05 और P0 कितना होगा दैट इज 15 प्लस ये हो गया 0.05, तो ये हो गया दैट इज 13.8%। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकाल के लेंगे, KR हमारा कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल के चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि ABC प्रोवाइड करा फॉलोइंग डिटेल्स। अब यहाँ पे RF बीटा दे रखा है और यहाँ पे RM भी दे रखा है यहाँ पे। तो मैं कॉस्ट ऑफ बोला मुझे कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग निकालने के लिए बोला बेस्ड ऑन द बेसिकली CAPM मेथड में, है ना। तो आप ये दोनों निकाल सकते हैं। तो KR निकालूंगा मैं, फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज रिस्क फ्री प्लस बीटा और ये हो गया RM माइनस ये हो गया RF, है ना। तो RF मेरा कितना हो गया देखिए यहाँ पे 7% प्लस बीटा मेरा 1.2 है और यहाँ पे मेरा RM माइनस RF ये दोनों मिला करके कितना है यहाँ पे 6 है। तो मैं ये रेट यहाँ पे निकाल लूँगा दैट इज़ ये कितने की आ जाएगी यहाँ पे, तो 1.2 इंटू 6 और प्लस 7 ये हो गया दैट इज़ यहाँ पे 14.2। तो ये हो गया मेरा कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। इस तरीके से निकाल लेना, एकदम सिंपल आसान है, इसमें तो ज़्यादा टाइम आपको लगना ही नहीं चाहिए। अब चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि लास्ट है हमारा। तो इसको आप अच्छे से समझिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मैं थोड़ा इसमें डिटेल जाऊँगा, ठीक है। अब कह रहा है कि टू बैलेंस करने के लिए फाइनेंशियल रिस्क को बैलेंस करने के लिए कंट्रोल ओवर द कंपनी cost of capital and the company usually does not procure the entire funds from the single sources। मतलब रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम कहीं एक जगह से सिर्फ पैसा नहीं उठाते हैं। सपोज मुझे 1 करोड़ की अगर मान लो अगर नीड है तो मैं सिर्फ डेट से ही नहीं ले लूँगा, मैं ये भी देखूँगा कि क्योंकि डेट को दूंगा तो मेरे इंटरेस्ट के कॉम्पोनेंट ज़्यादा रहेगी ना। तो मैं उसको 1 करोड़ रुपये सिर्फ वहाँ से नहीं लूँगा, कुछ पोर्शन हो सकता है कि मैं 20 लाख या 50 लाख डेट से उठा लूँ और 30 लाख मैं इक्विटी रेस कर लूँ, या तो अगर मान लो मैं लिस्टेड नहीं हूँ तो मैं लिस्टेड करा करके फर्स्ट टाइम IPO के थ्रू पैसा उठा लूँ, या फिर और मैं ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हूँ तो मैं एक FPA जो होता है लाइक जब राइट इश्यूज वगैरह इशू करके फिर उसके बाद मैं वहाँ से मार्केट से पैसा उठा सकता हूँ, ठीक है। और कुछ पैसे अपने रिटर्न अर्निंग से। तो वेटेड एवरेज का मेन पर्पस ही होता है कि आप अपने रिस्क को क्या करते हो, डाइवर्सिफाई कर देते हो, ताकि आपकी रिस्क की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है ना। फिर कह रहा है कि रादर देन इट अ मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या होता है, मिक्स होता है, लाइक जैसे कि इक्विटी हो गई, फाइनेंस हो गई, डेट हो गई, रिटर्न अर्निंग हो गई। तो ये मेन 4 होते हैं जो कि हम अपने सब्जेक्ट में देखते हैं, तो इनका मिक्सअप होता है। फिर कह रहा है कि हेंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल इक्वल टू द बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जो कॉस्ट ऑफ टोटल कैपिटल होगा ना, टोटल कैपिटल वो क्या होगा, बराबर के माना जाता है किसके, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस के। फिर कह रहा है कि वैक जो है ना, इसको वैक भी बोलते हैं, वैक इज ऑल्सो नोन एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ कैपिटल एज एक्सप्लेन्ड अबव, जो हमने ऊपर देखा था। फिर कह रहा है कि वैक ऑफ द कंपनी डिपेंड्स ऑन द बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड इट वे द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल विच इट्स प्रोपोर्शन टू द बेसिकली कैपिटल, ठीक है। ये ज्ञान मैन दिया। फिर कह रहा है दस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। क्योंकि वेट वगैरह जो निकालते हैं, वैक निकालते हैं तो हम नेट ऑफ करके निकालते हैं। जैसे एक डिवेंचर होगा तो डिवेंचर के इंटरेस्ट को हम क्या कर देते हैं, आफ्टर टैक्स नेट टैक्स करके तभी निकालते हैं। फिर कह रहा है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इच डेट एंड इक्विटी इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड एडेड टुगेदर टू अ सिंगल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। इस तरीके से अब देखिए जैसे कि स्टेप्स वाइज बताया गया, स्टेप वाइज आपको पहले टोटल कैपिटल निकालना था। टोटल कैपिटल का मतलब ये होता है डेट
प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिटर्न अर्निंग। तो ये हो गया, दैट इज आपकी टोटल कैपिटल हो गई, है ना, टोटल कैपिटल। फिर स्टेप 2 में देखिए क्या बोला है। स्टेप 2 में बोला दैट इज कैलकुलेट द प्रोपोर्शन निकालना है आपको ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। तो कैसे निकालोगे, आपको मान लो अगर डेट का निकालना है तो डेट का कैसे निकालोगे, तो डेट आप ऊपर रखोगे, डेट की वैल्यू प्लस टोटल कैपिटल डाल दोगे आप। तो इससे क्या होगा, डेट की प्रोपोर्शन आ गई। सेम एज आप क्या करोगे, इक्विटी निकालोगे, इक्विटी का पोर्शन। तो इक्विटी के केस में इक्विटी डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, है ना, सेम कर दोगे यहाँ पे। और फिर मान लो रिटर्न अर्निंग का निकालना, तो सेम एज उसी तरीके से रिटर्न अर्निंग डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। सेम एज आपको प्रेफरेंस शेयर्स का निकालना, तो प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल। तो इस तरीके से करके आपको वेट निकाल लेनी है ना। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना पोर्शन ऑफ द कैलकुलेटेड स्टेप टू एवर विद द रिलेटिवली कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी वेट आएगा उसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमारा निकला है, लाइक के ई हो गया, के डी हो गया, के पी हो गया, के आर हो गया, उससे हम वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको फिर बाद में ऐड कर देंगे। तो वो हमें क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगी। लाइक जैसे ऐसे, तो के ई, के डी, के पी, के एस एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3, इसको हम क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 में ये गिवन है कि लाइक जैसे सोर्स ऑफ कैपिटल गिवन आपकी, है ना, तो रिटर्न अर्निंग में देखें यहाँ पे कि जैसे आपकी मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसके 10%, इसकी 11%, इसकी 9%, इसकी 6% है। तो ये आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। अब क्या है कि इसका टोटल कैपिटल यहाँ पे है कि मान लीजिए कि टोटल मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये में से 25% मेरी क्या है, रिटर्न अर्निंग है, 10% मेरी क्या है, इक्विटी शेयर्स है, 15% क्या है, मेरी प्रेफरेंस शेयर्स है, फिर 50% क्या है, मेरी लॉन्ग टर्म डेट है। तो मैं इनको टोटल करूँगा तो ये क्या आएंगे, 100% आएंगे। अब इसका क्या करना है, ये तो मेरी आगे वेट, ये इसको वेट बोला जाता है, दैट इज WR, वेट ऑफ रिटर्न अर्निंग, वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ प्रेफरेंस, वेट ऑफ डेट। अब हम क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो हमारी निकली है ना, KR, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, इनटू कर देंगे हम यहाँ पे वेट ऑफ रिटर्न अर्निंग से। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको तो इतना आ जाएगा, है ना, दैट इज़ 0.25 को हम 10 से करते हैं तो दैट इज़ कितना आता है, दैट इज़ 2.5% आ जाता है। तो अब इसी तरह सबको हम निकाल लेंगे वेट के हिसाब से और ये हमारा आ जाएगा दैट इज़ 7.95%। तो 7.95% क्या आ गया, ये हमारा आ गया दैट इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको ये हो गया हम बोलते हैं वैक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज मेथड इज प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। इसलिए हम इसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं। एंड टू बी रिप्रेजेंटेटिव therefore the cost of capital should take into the account relative portions of the different source of finance। फिर कह रहा है सिक्योरिटी एनालिसिस जो एनालिस्ट वगैरह जो होते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल द टाइम व्हेन वैल्यूइंग एंड सेलेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट। मतलब जो सिक्योरिटी जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स वगैरह होते हैं जो आपने सुना होगा, तो वो क्या करते हैं कि वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए निकालते हैं ताकि वो अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स को उसको सेलेक्ट कर पाए या उसको वैल्यू अच्छे से कर पाए, है ना, इसलिए। फिर कह रहे हैं इन डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में एक देखो ये भी कंसेप्ट होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसमें कि वेटेड एवरेज इज यूज्ड की जाती है एज द बेसिकली डिस्काउंटेड अप्लाई टू द बेसिकली फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब मैं अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट में, तो मेरे को मान लो 10 साल के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, तो 10 साल के हिसाब से हर साल जो जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे ना, तो उसको अगर मैं आज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से अगर डिस्काउंटिंग करके आज की प्रेजेंट वैल्यू में ले आऊँ, तो फिर वो एक मेरा एक वैल्यू का पार्ट बनता है। मतलब वो मेरी ओवरऑल फॉर्म की एनालिसिस हो गई। मैंने जितने भी मेरे सोर्स ऑफ फाइनेंस थे ना, तो सबकी एक मैंने एनालिसिस कर ले कि आज मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितनी होनी चाहिए, है ना, उस तरीके से। फिर कह रहा है कि वैक जो होता है ना, कैन बी यूज्ड एज अ हर्डल रेट अगेंस्ट द विच असेस करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो हम वैक निकालने के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, असेस भी करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लेकर के। फिर कह रहा है कि इन्वेस्टर्स यूजेस द वैक एज अ टूल टू डिसाइड वेदर और नॉट टू इन्वेस्ट, करना है या नहीं करना है। फिर वैक रिप्रेजेंट करता है दैट इज मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एट विच द कंपनी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है वैल्यू फॉर इट्स इन्वेस्टर्स के लिए। लेट्स से अगर कंपनी प्रोड्यूस कर रही है 20% और वैक कितने की 11% है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि बाय कॉन्ट्रास्ट द कंपनी रिटर्न ऑन इज लेस देन द बेसिकली वैक। अब 20% कंपनी यहाँ पे रिटर्न प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन मेरे वेटेड एवरेज कॉस्ट कितनी की है, 11% की है।
अब यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो कंपनी की रिटर्न्स है वो क्या है, वैक से कम है, मीनिंग कि कंपनी शेडिंग वैल्यू, वो अपने वैल्यू को क्या कर रही होगी, शेड कर रही होगी। एंड जो कि इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स पुट देयर मनी एल्सवेयर, कि कंपनी अगर ठीक से अगर इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न नहीं कमा रहे तो बेटर है कि भैया इन्वेस्टर जो है वो उस पैसे को कहीं और पे इन्वेस्ट करे और अच्छे से रिटर्न कमाए। ये अब देखिए चॉइस ऑफ वेट में, तो वेट का चॉइस होता है ना दो तरीके से निकालते हैं, एक तो हम दैट इज मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, एक बुक वैल्यू पे निकालते हैं, एक मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं। बुक वैल्यू क्या होता है, बुक वैल्यू वेट इज प्रोपोर्शनेटली ईजी एंड कन्वीनियंट होता है। वाइल यूजिंग बुक वैल्यू रिजर्व्स सच एज देख तो प्रीमियम शेयर्स प्रीमियम एंड रिटर्न अर्निंग आर इंक्लूडेड इन दी बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जब भी आप बुक वैल्यू मेथड से बनाओगे ना तो आपको रिजर्व्स एंड रिटर्न अर्निंग जो है ना, रिजर्व्स में जैसे कि मान लीजिए, हालांकि रिटर्न अर्निंग तो रिजर्व सरप्लस का ही पार्ट है, तो जब भी आप रिजर्व्स कंप्यूट करें, मतलब आपको रिजर्व्स यहाँ पे लेना है, रिजर्व्स में आप सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिटर्न अर्निंग को अपने इक्विटी शेयर्स में आप कंसिडर आप करके चलोगे यहाँ पे। फिर कह रहा है in addition to the nominal value of share capital, here the value of equity will generally not reflect the historical assets value as well as the future prospect of the organization. अब सेम एज मार्केट वैल्यू लेके चलो तो मार्केट वैल्यू वेट क्या होता है, इज मोर करेक्ट एंड रिप्रेजेंट करता है दैट इज फर्म्स के कैपिटल स्ट्रक्चर को। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, आप कहीं से आप मार्केट वैल्यू आप ले करके जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो काफ़ी रिलायबिलिटी रहती है कि हाँ आज के डेट में अगर मैं इसको बेचने जाऊँ तो मुझे ये मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू तो खैर जिस वैल्यू में हमने एक्वायर करी है चीज़ों को, खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, लेकिन मार्केट वैल्यू डिफरेंट होता है यहाँ पे। तो जब आप मार्केट वैल्यू अप्रोच को लेकर चलते हैं तो आपको प्रेफर करना पड़ता है मार्केट वैल्यू वेट फॉर द इक्विटी को लेकर के, कि जो हम इक्विटी की वैल्यूएशन करेंगे किस पे करेंगे, करंट मार्केट प्राइस पे करेंगे। फिर कह रहा है कि वाइल यूजिंग मार्केट वैल्यू, तो आपको रिजर्व के केस में ना आपको प्रीमियम और रिटर्न अर्निंग को क्या करना, इग्नोर करना है। ध्यान रखिएगा जब आप बुक वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं तो आपको रिजर्व्स में प्रीमियम और रिटर्न अर्निंग जो है वो कंसिडर करने पड़ेंगे इक्विटी शेयर्स में, लेकिन जब आप मार्केट वैल्यू लेके चलते हैं तो उस केस में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया या फिर रिटर्न अर्निंग का पैसा उसमें नहीं लेना है, इग्नोर करके चलना है। In effect of the basically incorporated into the value of equity, फिर it represent the basically existing condition and also take into consideration the impact of changing the market conditions and current prices of the various security. Similarly, in case of debt के केस में देखो कि ये इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ डेट मार्केट वैल्यू इज बेटर टू बी यूज रादर देन द बुक वैल्यू। अगर डेट के केस में ना आपको मार्केट वैल्यू ही लेके चलना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर कह रहा है दो द डिफरेंस में नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, हालांकि जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा का सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन आपको प्रेफर कीजिए कि आप मार्केट वैल्यू लेकर के चलें। फिर कह रहा है कि देयर इज़ नो सेपरेट मार्केट वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग, क्योंकि कोई रिटर्न अर्निंग की सेपरेट कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट करता है बोथ द पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड रिटर्न अर्निंग। तो बेसिकली जो मार्केट वैल्यू होता है ना, तो उसमें हम मान के चलते हैं कि मेरा इक्विटी शेयर्स प्लस रिटर्न अर्निंग ये दोनों है ना। लेकिन जब बुक वैल्यू लेके चलेंगे तो बुक वैल्यू में हमें अलग अलग फिगर लेके चलना पड़ेगा। अब मार्केट वैल्यू केस में हम ये मान के चलेंगे, इसका मतलब ये होता है इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फिर कह रहा है कि बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट सेम एज द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, इसमें अलग अलग सेम नहीं होता। एंड हेंस टू गिव द मार्केट वैल्यू वेट, market value of equity shares should be proportionate in the ratio of the book value paid up equity capital and book value of return earning। अब इसमें क्या किया है देखो यहाँ पे कह रहा है कि टू गिव द बेसिकली मार्केट वैल्यू वेट, जब भी आपको मार्केट वैल्यू वेट निकालना ना तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर शुड बी अपोर्शन कर दिया जाएगा, उसको बांट दिया जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को, किसमें, इन द रेशियो ऑफ बुक वैल्यू ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स एंड बुक वैल्यू ऑफ रिटर्न अर्निंग। मतलब जो रिटर्न अर्निंग और जो इक्विटी शेयर्स की जो बुक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को उसमें बांट देंगे उस रेशियो में। इसको हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने की 10.41% है और कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग कितने के 10% की है। फिर कह रहा है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स है 10 ईच करके, रिटर्न अर्निंग कितना, दैट इज 15 लाख। फिर कह रहा है कि मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर्स कितने की 50। अब देखिए आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस दे दी 50 रुपये की, आपको मार्केट प्राइस दे दी यहाँ पे। फिर कह रहा है कैलकुलेट कर लो यहाँ पे कि वैक यूजिंग द बेसिकली आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है यूजिंग करके मार्केट वैल्यू वेट इफ
देयर इज़ नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो मतलब इक्विटी आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेके चलना है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू वेट लेके चलना है। तो इस तरह क्वेश्चंस को देखिए कैसे करते हैं। तो आपको पहले क्या करना, बुक वैल्यू निकालना। बुक वैल्यू कितना निकालोगे आप, यहाँ पे देखो कि जैसे मेरा ये इक्विटी शेयर्स कितने के 50,000 और ये कितने 10 रुपये करके है, तो ये मेरे कितने की हो गए 5 लाख रुपए की मेरे ये इक्विटी शेयर्स हो गए ना। फिर सेम एज मैं रिटर्न अर्निंग ले लेता हूँ, तो रिटर्न अर्निंग मेरी कितने की 15 लाख रुपए की है। तो इसका हमें क्या करना, पहले रेशियो बनाना। तो 5 लाख टू 15 लाख, तो कितना ये हो गया, ये हो गया 1:3 का, दैट इज़ ये रेशियो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मार्केट वैल्यू वेट में ना, मार्केट वैल्यू जो है इक्विटी शेयर्स की, उसमें हमको क्या करना है, इसको बांट देना है। तो मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने की है, तो यहाँ पे देखिए 50,000 की इक्विटी शेयर्स और 50 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू है इंटू 50, तो ये कितना हो गया, दैट इज़ यहाँ पे 25 लाख रुपए की होगी। तो मार्केट वैल्यू जो होती है इक्विटी शेयर्स को, तो हम मैं मान के चलता हूँ कि 25 लाख में ही ना मेरी रिटर्न अर्निंग भी है। अब मैं इसको क्या करूँगा, 1:3 के अकॉर्डिंगली बाइफर्केट कर लूँगा। तो ये मेरी इक्विटी की पोर्शन हो गई और मेरे ये रिटर्न अर्निंग की पोर्शन हो गई। तो मैं क्या करूँगा, दैट इज़ यहाँ पे 25 लाख रुपए इंटू यहाँ पे 1/4, और ये हो गया दैट इज़ 25 लाख रुपए इंटू ये 3/4। तो ये हो गई मेरे यहाँ पे 6,25,000 रुपये इक्विटी का पोर्शन हो गया, और मेरा रिटर्न अर्निंग कितने की हो गई यहाँ पे 3/4, मतलब ये 18,75,000। तो ये दो मेरे यहाँ पे मैंने क्या किया, 25 लाख को बांट दिया 1:3 में, ताकि क्योंकि ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू को हम हमेशा, जैसे कि मैंने अभी थ्योरी में हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि इक्विटी शेयर्स जो मार्केट वैल्यू, हम ये मान के चलते हैं कि रिटर्न अर्निंग का पोर्शन उसी में ही है। तो इसको हम कैसे बाइफर्केट कर देंगे, रेशियो ले लेंगे, बुक वैल्यू का रेशियो लेकर के हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू को बाइफर्केट कर देंगे इस तरीके से। देखिए क्वेश्चंस में भी सेम आज ऐसे किया हुआ है। अब इसका वेट निकाल लीजिए। तो वेट अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो इक्विटी और ये हो गया रिटर्न अर्निंग, तो ये हो गया दैट 6,25,000 रुपये, ये हो गया 18,75,000, ये हो गई मेरी यहाँ पे 25 लाख। अब इसका आप वेट निकाल लीजिए। तो वेट निकाल लोगे आप, दैट इज 6,25,000 डिवाइड बाई 25 लाख, तो ये हो गया यहाँ पे 0.25, तो ये हो गया 0.75। वेट ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे ले लो कॉस्ट, कॉस्ट क्या आई थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आई थी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाइज देखो क्वेश्चंस में ना आप, तो 10.41 तो ये गिवन है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, और रिटर्न अर्निंग का कितना 10% गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे 1041 10.41 था ना, और इधर हो जाएगा 10%। ये वेट निकल गया। अब मेरा आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, KO भी बोलते हैं। तो ये मेरा KO हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो दैट इज 0.25 इंटू 1041। तो ये कितना आ गया यहाँ पे 0.0260, और इधर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.75 को 0.10, तो 0.075। अब इसको मैं टोटल कर लूँगा, तो ये हो गया 101, दैट इज ये 10.1% इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन 16 में देखिए, और लास्ट में हमारा क्या आ गया 10.1, ये हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या बोला जाता है, KO बोला जाता है। मतलब ये ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना। जब भी KO दी इसको बोलते हैं, दैट इज यहाँ पे इसको वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्म भी बोलते हैं इसको। ये आप आगे पढ़ोगे, इसको बोलते हैं दैट इज यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ फर्म है, क्योंकि ये पूरी कंपनी का है ना। भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये होगी पूरी कंपनी का, है ना। इस तरीके से। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर दैट इज यहाँ पे 17 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 में क्या है
कि एक तो आपको बोला है कि वैक निकालने के लिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला है यूजिंग फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग एक तो बुक वैल्यू आपको लेना और एक मार्केट वैल्यू लेना आपको, है ना। एक बुक वैल्यू लेके चलना है, एक मार्केट वैल्यू लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है। आपने क्या किया, डिवेंचर से पैसे उठाए 5 लाख रुपए, आपने प्रेफरेंस शेयर से आपने 5 लाख उठाए, आपने इक्विटी रेस करी जिससे 10 लाख आए, तो टोटल आपके पास कितने 20 लाख रुपए आ गए यहाँ पे। अब 20 लाख में क्या है कि अभी देखिए इसकी मार्केट प्राइस गिवन है यहाँ पे। मार्केट प्राइस क्या गिवन है यहाँ पे, मार्केट प्राइस गिवन है डिवेंचर्स के 105 रुपये की एक डिवेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स कितने की 110 की एक है, और इक्विटी शेयर्स कितने के दैट इज 24 है। फिर कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए बोला एडिशनल इन्फॉर्मेशन की 100 पर डिवेंचर करके रिडीमेबल है एट पार में, 10% कूपन रेट है, 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट है और 10 साल की मैच्योरिटी है। तो ये हमारी हो जाती है, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। ये हो गया हमारे यहाँ पे कूपन रेट हो गया, ये हमारे हो गया दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। ये सेम एज आप देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ का दैट इज पर प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब ये फेस वैल्यू हो गई। रिडीम करना कितने, रिडीम करना एट पार पे, यहाँ पे एट पार पे रिडीम करना था, और 5% का दैट इज ये कूपन रेट है, और 2% क्या दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट है, और 10 साल की यहाँ पे मैच्योरिटी है। फिर तीसरा देखिए कि इक्विटी शेयर्स हैज़ अ बेसिकली 4 फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस कितनी की दैट इज 24 रुपये पर शेयर के हिसाब से इक्विटी शेयर्स की। अब आपको क्वेश्चंस में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितनी की है आपकी, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 1 रुपीज़। एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या है दैट इज D1 है ये। और विद एनुअल ग्रोथ कितने की, एनुअल ग्रोथ 5% की, एंड द फर्म हैज़ प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और यहाँ पर टैक्स रेट 30% का दे रखा है। आपको बोला यूज़ करने के लिए क्या, YTM मेथड यूज़ करने के लिए बोला, दैट इज यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड यूज़ करने के लिए बोला, टू कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो आपको यहाँ पे एक तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स निकालना और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना बाय यूजिंग द YTM मेथड। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो ये इस तरीके से YTM मेथड यूज़ करना, मतलब आपको मैंने बताया था कि जब हम YTM मेथड यूज़ करते हैं तो उस केस में हमें IRR टेक्निक ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, IRR टेक्निक हम यूज़ करेंगे किसके लिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालने के लिए और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालने के लिए। फिर उसके बेसिस पे जब हमारा कॉस्ट निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, सबको एक वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली निकालेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तो पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे इक्विटी का ले लेता हूँ ना, तो इक्विटी मेरे लिए आसान रहेगा यहाँ पे। तो इक्विटी में यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, D1/P0 प्लस ग्रोथ। तो ये जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है, D1 आपका कितना 1 रुपीज़ है, ग्रोथ है यहाँ पे 5 रुपये की। तो ये मैंने यहाँ पे D1 दैट इज़ 1 रुपये, ग्रोथ यहाँ पे 5 ले लिया। और यहाँ पे प्राइस कितनी दी हुई थी, यहाँ पे प्राइस इक्विटी शेयर्स के देखो कितने दिए हुए, 24 रुपये पर इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है यहाँ पे 24 रुपये। अब देखो कुछ एडजस्टमेंट में कुछ बोला था आपको, यस बोला था। अब यहाँ पे देखिए 4 रुपये का फ्लोटेशन कॉस्ट है जिसकी मार्केट प्राइस 24 है। तो मार्केट प्राइस तो सेम है हमारा, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी की 4 है। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा फ्लोटेशन कॉस्ट। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको भी F कर देंगे। ये आपको देखना है फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, ये मिस आउट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर 1/20.05 तो ये कितना आ गया आपका, 10% आ गया आपका के, है ना। अब निकालते हैं क्या, अब सेकंड हम निकालते हैं दैट इज यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का, दैट इज KP निकालते हैं अब हम। तो KP निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब KP निकालने के लिए क्या करेंगे, हम IRR टेक्निक के यूज़ करना है हमें। तो IRR टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं, IRR टेक्निक निकालने के लिए आप क्या करो, ईयर निकाल लो, ये हो गया कैश फ्लो निकाल लो, और ये हो गया डिस्काउंट रेट निकाल लो, है ना। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, एक और रेट ले लो आप, डिस्काउंट रेट, और इसकी हो गई ये प्रेजेंट वैल्यू। अब इस केस में क्या करना है आपको, कैश फ्लो। तो 0 पीरियड का पहले लेके चलेंगे हम यहाँ पे। तो 0 पीरियड का क्यों लिया हमने, क्योंकि 0 पीरियड में आप आउटफ्लो कर रहे हो ना, आप खरीदोगे तभी तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब आप खरीद रहे हो तो आपको कितने की प्रेफरेंस शेयर्स मिल रही है, 110 रुपये की मिल रही है। और 110 रुपये पर आप देखो कि आपको क्या 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट है यहाँ पे।
तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 पीरियड में 110 माइनस 2% का फ्लोटेशन लॉ कॉस्ट लगा कितनी क्या आएगी मेरे यहाँ पे, 110 माइनस 2%, तो ये हो गया 107.8, है ना, इतने की आ गई। अब उसके बाद ये कितने की है, 10 साल के लिए है प्रेफरेंस शेयर्स। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ बोला है कि दैट इज़ मैच्योरिटी पीरियड कितने की है, 10 साल की है यहाँ पे, और कितने कूपन रेट कितना हमारा 5% है, फेस वैल्यू कितने पे है 100 है। तो मैं 100 पे निकाल लूँगा यहाँ पे, 100 पे 5% दैट इज़ कितने की हो गई, ये 5 रुपये की हो गई मेरे यहाँ पे, क्योंकि 10 साल तक मेरी 5-5 रुपये करके मेरी डिविडेंड आती रहेगी। और 10वें साल में क्या होगा कि वो मैच्योर भी होगा, रिडीम करने में किस पे, पार पे करनी है, मतलब ये 100 रुपीज़ पे रिडीम होगा। अब बात आती है डिस्काउंट रेट लेने की, तो डिस्काउंट रेट हम कितना लें, तो डिस्काउंट रेट आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो डिफरेंस आपको वो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट ने लिया मैं वो वाला ले लेता हूँ। तो इंस्टीट्यूट ने एक 5% लिया और एक सॉरी केपी के केस में एक 3% लिया और एक 5% ले लिया। हालांकि आप कुछ भी रेट ले सकते हो, चलो मैं कुछ और रेट लेकर के दिखा देता हूँ। तो रेट मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको, ये 7% ले लेते हैं और ये 12% ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 0 पीरियड में ना ऑलवेज डिस्काउंट क्या होता है, इसका एन्युटी फैक्टर इसका 1 होता है, तो इसको आप 1 डाल देना यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखो कि 107 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, दैट इज़ 10.7। ये मेरी क्या हो गई, ये आउटफ्लो हो गई, इतना का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, फ्लोटेशन कॉस्ट आने के बाद इतनी की इन्वेस्टमेंट हुई है, आउटफ्लो है ये मेरा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कि अब 10 साल के लिए दैट इज़ 5, तो मैं 7 का क्या करूँगा यहाँ पे, डिस्काउंट फैक्टर निकाल लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा के करता हूँ। देखिए 7% के हिसाब से तो 1 डिवाइड बाई 1.07 इतना आ गया। फिर आपको करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। इतना आने के बाद फिर आप क्या कीजिए, जीटी ग्रैंड टोटल कर दीजिए इसको, तो कितना आ गया, दैट इज यहाँ पे 7 पॉइंट ये आ गया आपका 7.024, है ना। डेसिमल के बाद 3 डिजिट हमने ले लिया। और 10वें साल के हिसाब से क्या निकालना, 10वें साल का डिस्काउंट फैक्टर निकालना, तो 1 डिवाइड बाई 1.07, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये आ गया 0.508। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 5 इंटू 7.024 कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 35.12 और इधर आ गया आपका 100 इंटू 0.508, ये आ गया यहाँ पे 50.8। इसको आप कर दीजिए 107.8 माइनस 35.12 ये हो गया 50.8, तो ये आ गया यहाँ पे 21.88। सेम एज आप 12% के हिसाब से कर दोगे, तो 12% के हिसाब से क्या करोगे, देखो 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अब करने के बाद आप जीटी कर दो इसको, तो जीटी कितना आ गया आपका यहाँ पे, जीटी आया 5.650। सेम एज आप 12% के हिसाब से कितना कर लो, 10 साल का डिस्काउंट फैक्टर निकाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ गया यहाँ पे 0.322 आ गया। तो इतना आने के बाद फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 107.8 इतना ही आएगा। और 5 को आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हर साल आपकी पूरे 10 साल की आपकी डिफरेंट मतलब कितनी की आई है, एनुअली आपका 5 ही करके है ना। तो 5 को आप प्रेजेंट वैल्यू यूनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 5.650, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 28.25 और ये आ गया 100 इंटू 0.322, ये हो गया 32.2 आ गया ना। तो यहाँ पे 107 माइनस 28.25 माइनस 32.2, तो ये आ गया यहाँ पे 46.55। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या?
मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इन्होंने डिस्काउंट रेट ही बहुत ही कम लिया है ना। फिर भी एक बार देखता हूँ करके, आया तो ठीक है, नहीं है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये माइनस में आनी चाहिए बट ये आई है प्लस में, तो इसको हम बोलते हैं एनपीवी बोलते हैं ना। तो मेरी आईआरआर की फॉर्मूला क्या होती है, लोअर रेट प्लस लोअर रेट का एनपीवी अपन लोअर रेट का एनपीवी माइनस हायर रेट का एनपीवी, और इनटू होता है हायर रेट माइनस लोअर रेट। ठीक है, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। तो लोअर रेट मेरी क्या हो गई यहाँ पे, लोअर रेट थी मेरी यहाँ पे 7% थी, जिसका एनपीवी कितना आया था 7% ले लिया हमने, प्लस 21.88 माइनस 21.88 माइनस 46.55, और इधर हो जाएगा 12 माइनस 7। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप। 7 प्लस 21.88 अपन 21.88 माइनस 46.55 इंटू 7 5 12, 5 से मल्टीप्लाई नहीं, 21.88 माइनस 46.55, तो ये हो गया माइनस 24.67, और इधर इंटू हो गया दैट इज़ 5। अब इसके बाद हम यहाँ पे निकालते हैं, तो 21.88 डिवाइड बाई 24.67 इंटू 5 प्लस 7 11.43, इसका क्या आया था यहाँ पे, मैंने बताया ना एक तो नेगेटिव होना चाहिए हमारा यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको 12% ले लेता हूँ, जो इसमें गिवन है ना मैं वही ले लेता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेट हमें लेनी नहीं चाहिए थी, और ये ले लिया था मैंने 5% था क्या, केपी निकालने का एक 3% और एक 5% है। अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो सेम एज मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे घबराने की बात नहीं। 1.03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका 8.530। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया यहाँ पे 0.744, कितना आ गया 8.503 इंटू 5, तो हो गया 42.65, और इधर हो गया अपना यहाँ पे 100 इंटू 0.74, ये हो गया यहाँ पे 74.4। इसी मैथ 5% के हिसाब से हम निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया यहाँ पे 7.722, और इधर हो जाएगा 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज हो गया 0.614। तो इधर हो गया मेरा यहाँ पे 5 इंटू 7.722, ये हो गया मेरा यहाँ पे 38.61,
और इधर हो गया 100 इंटू मतलब 61 अब देखते हैं यहाँ पे 1.78 माइनस 42.65 माइनस 74. ये क्या हो गया? अरे बार बार गलती कर रहा था. हमें जो माइनस करना होता है ना एनपीवी में, तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो करना आप हमेशा. ये तो आपको प्लस माइनस में गड़बड़ी हो सकता है. 42.65 प्लस 74 इतना माइनस कर लो 107.8. तो ये हो गया हमारा 9 प्लस 9.25. और इधर हो जाएगा दैट इज 38.61 61.4 माइनस 38.61 माइनस 107.8. तो ये हो गया यहाँ पे माइनस 7.79. यही है यहाँ पर भी, यही है. इंस्टीट्यूट ने लिया बाकी रेट एनपीवी आप वाइज कम भी लेना इस तरह का डिस्काउंट रेट निकालने के लिए. तो लोअर रेट कितने की होगी हमारे यहाँ पे 3 हो गई, प्लस इसकी एनपीवी कितने की 9.25 माइनस 7.79. और ये हो गई यहाँ पे 5 माइनस 3. इसको तोड़ दो आप. 3 प्लस 9.25 प्लस 7.7. ये हो गया यहाँ पे 17.04 और इंटू 2. फिर 9.25 डिवाइड बाई 17.04 इंटू 2 प्लस 3. तो ये हो गया यहाँ पे 4.086%. तो ये मेरी क्या निकल गई? ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकल गई 4.08 है ना. ये रहा. लेकिन मेरे को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है. मैं अगर रेट चेंज करता हूँ तो क्यों नहीं आया? मान लीजिए मैंने ईयर ले ली 0 1 से 10 और ये 10 और यहाँ पे हो गया दैट इज कैश फ्लोज. तो ये तो मेरा यही आएगा. डिस्काउंट रेट मैंने ले ली यहाँ पे 5% ले ली मान लो, ठीक है. और ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू और मैंने डिस्काउंट रेट ले ली मान लो यहाँ पे मैंने 10% ले ली और इसका ये प्रेजेंट वैल्यू. मैं फटाफट कर रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये हो गई यहाँ पे 7.72. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर आएगा 0.614. तो इधर हो गया 1.718. इधर हो रही है ना. ये तो इसका डिस्काउंट 1 है. ये तो 1 है. यहाँ पे 5 आएगा ना और यहाँ पे 100 आएगा. तो ये आया था 7.72 और ये होगा था 6.4. तो यहाँ पे आ जाएगा 1.78 और इनफ्लोज कितनी आ जाएगी 5 इंटू 7. ये हो गया यहाँ पे 38.6 और ये हो गया दैट इज 61.4. तो ये कितने की एनपीवी हो गई हमारे यहाँ पे. तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. तो 38.6 प्लस 61.4 100 माइनस 107.
नहीं, हमको रेट यहाँ पे यही लेके चल रहा है। क्या है इसमें पंगा है, कुछ तो है जरूर। इसको मैं आपको बाद में अच्छे से बताऊंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा ये आ गया केपी। सेम एज क्या करना है आपको, यहाँ पे केडी भी निकालना है। तो केडी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो केडी आपको क्या करना है, सेम एज उसी तरीके से केडी भी निकालना है यहाँ पे। तो केडी निकालने के लिए क्या करोगे आप, मैं सीधे चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो ये 100 है, 100.8 100.8 कैसे है, इसके देखो प्राइस कितने की 105। जिस पर फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी की है, 4% की है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करके देख लो यहाँ पे कितना आएगा, -4%। ये हो गया, ये हो गया 100.8 आ गया। तो सेम एज वही, जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकाला ना, वैसे ये भी निकलेगा। तो ये कर लिया हमने। 7% का कूपन रेट होगा, 7% का कूपन रेट है, 10% का कूपन रेट है ना। तो 10% का ये कूपन रेट है। तो इसको कैसे निकाला यहाँ पे देखो, तो 100 का 10% इक्वल्स टू हो गया 10 रुपये का ब्याज निकला। और इस पर क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे 1.30% का टैक्स रेट है। तो ये नेट होकर कितना आएगा, दैट इज 7 आएगा। तो ये 7 आ गया। और पर वैल्यू में रिडीम होने दो इतने, फिर इसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5% और ये 7% ले करके इसको इस तरीके से एनपीवी निकाल लो। और इसको आईआरआर के फॉर्मूला पुट कर दो, तो आपकी कितनी आ जाएगा, दैट इज 6.89 आ जाएगी ना, इस तरीके से। तो ये आपने निकाला यहाँ पे। अब देखिए वेट, अब वेट का मैं यहाँ पे बता देता हूँ वेट कैसे निकालना है। तो एक तो वेट निकालना आपको यूजिंग द बेसिकली क्या, बुक वैल्यू के तौर पे, और एक निकाला मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैसे निकलोगे यहाँ पे, तो ये फिगर पूरा 20 लाख आ जाएगा। 20 लाख का वेट वाइज निकाल लोगे आप। और इसकी जो कॉस्ट आई है ना, कॉस्ट, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इस हिसाब से मेरी ये वेट आ गई। अब जब हम मार्केट वैल्यू वाला निकालेंगे, तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको क्या लेना पड़ेगा, मार्केट की प्राइस लेनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ इक्विटी, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू ये मार्केट वैल्यू, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके तब आपको ये मार्केट वैल्यू का फिगर निकालना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली ये वेट निकाल लेना आप। और वेट निकालने के लिए आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सेम ही है। फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करके ये आपका वेटेड, ये मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब KO आ गया। तो इस तरीके से ये आप करके चलोगे, है ना। काफ़ी आसान था ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करोगे, हो जाएगा। बाकी इसका रेट का मैं एक बार देख लूँगा कि रेट अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो इसका आंसर्स क्यों, मतलब डिफरेंस से क्यों आ रहा है ना, कहीं तो हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर हमारा ये 18 रहा ना, थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसको देखिए कैसे करेंगे। अब मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ अच्छे से। ABC Limited has the following capital structure, which is considered to be the optimum as the basically 31st March 2023. डिवेंचर्स देखिए 30,000 का है। प्रेफरेंस शेयर्स मेरा 11% वाला कितने 10,000 की है। और इक्विटी शेयर्स मेरे कितने के 1,60,000 के, जिसमें कि शेयर्स कितने 10,000 हैं। तो ये टोटल 2 लाख रुपए की हो गई। तो मैं इसका वेट अभी यहीं निकाल देता हूँ, जिससे कि हमें बाद में दिक्कत ना हो। तो दैट इज़ 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख, पॉइंट ये 5, 10,000 डिवाइड बाई 2 लाख, ये हो गया 0.05, है ना, पॉइंट ये 0.5 हो गया। और ये 1,60,000 डिवाइड बाई 2 लाख, ये हो गया दैट इज़ 0.80। तो इसका टोटल 1 ही होगा ना। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पे करेगा, कंपनी शेयर हैज़ अ मार्केट प्राइस कितने की है, 23 रुपये 60 पैसे की है। जो शेयर की प्राइस है ना, एक शेयर की प्राइस कितने की, मार्केट प्राइस 23 रुपये 60 पैसे हैं। एंड द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर DPS जो होगा यहाँ पे इज़ 50% ऑफ द ईयर 2022 EPS, मतलब 2022 का जो EPS होगा ना उसका 50% क्या होगा, DPS होगा, मतलब डिविडेंड पर शेयर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अब 2022 है, तो 2022 की यहाँ पे EPS देखने कितना 2.36 है। तो 2.36 का कितना बोला है यहाँ पे 50% बोला है। तो 2.36 का यहाँ पे 50% दैट इज़ 1.18। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया DPS हो गया हमारा।
फिर कह रहा है कि फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म ट्रेंड ईपीएस फॉर द प्रीसीडिंग 10 ईयर्स विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर द बेसिकली फ्यूचर, है ना। तो इस तरीके से आपको ये 10 साल का दिया हुआ है ईपीएस 13 से लेकर 2022 तक का। फिर कह रहा है कि कंपनी इशू कर रहा है दैट इज न्यू डिवेंचर्स कैरिंग, जो कि 16% का कूपन रेट है, एंड द करंट मार्केट प्राइस कितने की है इसकी 96 की डिवेंचर की, और प्रेफरेंस शेयर्स की बोल रखा है दैट इज 9.2 का दैट इज इसका रेट है, और इसकी एनुअल डिविडेंड कितने 1.1 शेयर्स वेयर ऑल्सो इशूड। फिर कह रहा है कंपनी कितने 50% का हमारे यहाँ पे टैक्स रेट है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना आफ्टर टैक्स, एक तो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट निकालना हमको, फिर उसके बाद दैट इज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है, फिर कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स निकालना है। तो 3 तरह का दैट इज हमें निकालना है, ये हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें बोला कि एज्यूमिंग द बेसिकली न्यू इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द बेसिकली रिटर्न अर्निंग। तो पहले हम ए नंबर वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो ए नंबर वाला करते हैं तो यहीं पे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये करते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ये होता है सिंपल D1 अपन P0 प्लस ग्रोथ। तो मेरा D1 कितना है यहाँ पे, D1 बोला है कि मार्केट प्राइस तो मेरी इतनी की है, D1 बोला डिविडेंड पर शेयर जो होगा ना ये D1 हो गया। तो ये हमने कितना निकाला दैट इज 1.18 निकाला है ना। तो ये क्या हो गया दैट इज हमारा, एक बार क्वेश्चंस को आप समझ जाओ बस फिर क्वेश्चन ईजी हो जाता है। और जो मार्केट प्राइस है कितना 23.60, और ग्रोथ कितना है, ग्रोथ देखिए। तो ग्रोथ कैसे पता चलेगा, ग्रोथ आपको क्वेश्चंस में यहाँ पे बताया नहीं। तो एक चीज़ आप नोटिस करिए, आपको ग्रोथ निकालना है। तो ग्रोथ कैसे निकालोगे ग्रोथ निकालते हम कैसे, दैट इज P1 माइनस P0 प्लस P0। तो P1 मेरा क्या है दैट इज यहाँ पे 13 के बाद 14, तो मेरा यहाँ पे 1.10 माइनस P कितना होगा दैट इज 1, और डिवाइड बाय P कितना कर दूंगा 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.1 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 इंटू ये आ गया 10%। तो 10% का क्या आ गया हमारा, ग्रोथ आ गया। तो अब जितना भी यहाँ पे करके देखेंगे ना ऑलमोस्ट सबका 10% ही आएगा। तो पूरा सालाना जो हमारा EPS का बढ़ने का जो ग्रोथ है वो कितना 10% है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 10% ले करके, और यहाँ पे फिर इसका हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा कितना आ गया 15% आ गया, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे KD निकालेंगे। तो KD कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। तो और तो इंटरेस्ट कितने की यहाँ पे देख लीजिए, और इसकी प्राइस कितनी दी हुई है 96 का दैट इज दिया हुआ है, P0 यहाँ पे। तो यहाँ पे 16% का इसका रेट है, 16% का रेट है, और टैक्स कितने की है यहाँ पे 50% का टैक्स है, और ये हो गया 96 का दैट इज इसको करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ 96, ये देखिए। तो इसका अब आप निकाल लो यहाँ पे 16.5 डिवाइड बाई 96, ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 8.33। ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेट भी निकला है। अब हम C नंबर पे निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सेम चीज़ हो गया यहाँ पे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई P0। तो प्रेफरेंस डिविडेंड मेरे कितने की आई है यहाँ पे 1.1 गिवन है, और इसकी प्राइस कितनी है 9.2। यहाँ पे तो कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन होगा नहीं, तो 1.1 डिवाइड बाई 9.2, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये 11.96% आ गया। तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे KP हमारा टोटल 12% इन्होंने ले लिया ना, तो 12% ही हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये कितना है, ये 12% ही है, राउंड ऑफ कर लो यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से ये हमने कॉस्ट निकाल लिया। तो पहला पार्ट तो हमारा E नंबर का तो कंप्लीट हो गया। अब B में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। आपको क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो 2 नंबर में हम निकालते हैं दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको एक्सप्लेन किया नहीं, कि मैं कर देता हूँ दोबारा। देखिए
मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मे बी डिफाइन एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल। आप एडिशनल फंड्स आप रेज कर रहे हो, सिंस द कैपिटल इज रेज्ड इन सब्सटैंशियल अमाउंट इन प्रैक्टिस में, एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग द न्यू फंड्स। जब आप नए फंड्स वगैरह यूज़ करते हो ना कुछ एडिशनल, तो उस केस में जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिराइव्ड व्हेन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटेड यूजिंग द वेट मार्जिनल वेट। तो वेट के वाइज हम निकालेंगे, जैसे हमारा कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकला वैसे ये भी निकलेगा। फिर कह रहा है कि मार्जिनल वेट रिप्रेजेंट करेगा प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स of the firm intend to employ, and thus the problem choosing of the book value weight and the market value weight does not arise in case of marginal cost of capital। यहाँ पे बुक वैल्यू या मार्जिनल बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू का यहाँ पे पंगा नहीं है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर कह रहा है टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटेंडेड फाइनेंसिंग प्रोपोर्शन शुड बी अप्लाइड as a weight to marginal component cost, and the marginal cost of capital should therefore be calculated in the composite sense में। When a firm raises the firm in a proportional manner and the component costs remain unchanged, and there will be no difference between the average cost of capital and the marginal cost of capital। फिर कह रहा था component costs may remain constant up to the basically certain level of funds raised and then start increasing the amount of the funds raised। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉस्ट ऑफ डेट आपकी कितनी की 7% आई है माइनस टैक्स लेकर टिल 10 लाख रुपए तक की, और 10 लाख की लेकर के अगर 15 लाख की करूँगा तो कॉस्ट कितनी की जाएगी 8% की जाएगी, एंड सो ऑन। तो सिमिलरली इफ द फर्म हैज़ यूज्ड एक्सटर्नल इक्विटी व्हेन रिटर्न प्रॉफिट आर नॉट सफिशिएंट, जब हमारे रिटर्न प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स को रेज करते हैं, इक्विटी शेयर से पैसा उठाते हैं। and the cost of equity will be higher because the flotation cost, क्योंकि flotation cost हो जाता है इसमें। when the component of cost start rising, average cost of capital will rise and the marginal cost of capital will however rise at the basically faster rate पे। तो इस तरीके से ये marginal cost of capital, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, marginal cost of capital निकाल। तो सेम ये भी निकलेगा आपका वेटेड की तरह ही। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे ले लेता हूँ आपकी फंड्स क्या क्या है। तो फंड्स वाइज में हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेट का 30, ये हो गया 10,000 और ये हो गया 1,60,000। इसका वेट कितने की हो गया यहाँ पे, तो ये बुक वैल्यू के हिसाब से हमें मान के चल रहा है। तो वेट हमने ऊपर निकाला था यहाँ पे 0.15, 0.05 और ये हो गया दैट इज 0.8। तो वेट ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। अब हमारे पास क्या आ गया, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने यहाँ पे सबका निकाला हुआ। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कितना, दैट इज यहाँ पे 15% है। तो 15% हम यहाँ पे इक्विटी ले लेते हैं। ये इक्विटी का है, ये डेट का है और ये हो गया दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स का। फिर इसके बाद केडी कितने की, केडी 8.33, तो ये हो गया 0.033, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालें, केपी, केपी कितना का 119, मतलब 12% ही ले लेते हैं इसको, राउंडेड ऑफ करके हमने निकाला था ना। तो अब इसका क्या निकाल लो, ये मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो अब सिंपल। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 0.0833, ये हो गया यहाँ पे 0.0125। फिर इसके बाद हो गया यहाँ पे 0.05 इंटू 0.12, ये हो गया यहाँ पे 0.006। फिर हो गया 0.8 इंटू 0.15, ये हो गया मेरा यहाँ पे 0.2। ये कितना आएगा टोटल, 125, 166, 1006। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे 0.1385, मतलब ये कितना आ गया, ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो गया, 13.85% आ गया, है ना। अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ये देखिए, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना आया, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा कितना आ गया यहाँ पे 13.85% आ गया, है ना, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सी पार्ट में देखते हैं। कह रहा है कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, मतलब न्यू शेयर्स होल्ड करने से पहले ही
मैं क्या करूँगा, डिटरमाइन करना हमें कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी। एज्यूमिंग दैट द रिटर्न अर्निंग जो होगी ना फॉर द नेक्स्ट ईयर्स इन्वेस्टमेंट 50% ऑफ द 2022 की जो EPS होगी, तो रिटर्न अर्निंग हमारी कितनी की हो जाएगी, दैट इज 50% ऑफ 2022 की जो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट होगा उसकी। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तो 50% ऑफ, हाँ जी देखिए अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम जाएंगे। तो तीसरे नंबर में क्या बोला है कि डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर अ capital investment before issue of new ordinary shares must be sold and assuming that the return earning for the next year's investment 50% of 20 जो 2022 की जो EPS होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2022 में देखो कितने की EPS 2.36 की, तो 2.36 का यहाँ पे 50% ले लेंगे, दैट इज हो गया 1.18 है ना। अब इसका देखिए इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितनी की 10,000 की शेयर्स हैं, तो इंटू 10,000 तो कितना आ गया, ये 11,800 आ गया। तो 11,800 आ गया, तो अब मेरे यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने की हो जाएगी, तो मेरी इक्विटी की जो प्रोपोर्शन थी ना टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में वो 80% थे। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ना, जैसे 80% हमने निकाला ना, ये रहा, यहाँ देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा 0.80। तो हमारा टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी की हो जाएगी, 11,800 डिवाइड बाय 0.80, तो ये मेरा 100% आ जाएगा यहाँ डिवाइड बाय 0.8, तो ये मेरा कितना हो गया 14,750। तो ये मेरा हो गया टोटल यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ गई। तो ये मेरा तीसरा नंबर भी हो गया कंप्लीट हमारा, देखते देखते ही। बोल रहा था ना कि कैलकुलेट डिटरमाइन करो अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कितना स्पेंड किया जाए। अब हम चौथा निकालते हैं, डी नंबर की, कंप्यूट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन फंड अगर एक्सीड करता है अमाउंट कैलकुलेटेड इन सी, मतलब जो 14,750 जो हमने निकाला ना, इससे अगर हम ऊपर अगर जाते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगा, कब, जब बोला है कि एज्यूमिंग द न्यू इक्विटी इज इशूड कितने पे, 20 रुपये पर शेयर्स। तो यहाँ पे जो अमाउंट होगी ना इक्विटी शेयर्स की, पहले हमने कितना लिया था, पहले लिया था हमने 23 रुपये 60 पैसा, बट अब हमें कितना लेना है, 20 रुपये के अकॉर्डिंगली निकालना है। तो सेम एज आप ऐसे कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे हमारा कितना था यहाँ पे 10,000 है ना, तो यहाँ पे वेट वाइज निकाल लो, वेट वाइज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे ना। तो न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी, यहाँ पे D1 अपन P0 प्लस ग्रोथ। तो हमारा D1 कितना आता है, $1.18 डिवाइड, अभी इसको 20 ले लेंगे, प्लस ग्रोथ रेट हमारा 10% कितना है, 1.18 डिवाइड बाय 20 प्लस, ये हो गया हमारा 15.90। तो इसका ये रेशियो निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेंगे। बस खाली हमें इसमें चेंज करना था। अब देखिए ये हो गया डेट, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर्स, ये हो गया इक्विटी। तो इसकी प्रोपोर्शंस कितनी कितनी की आई थी यहाँ पे, तो इसकी प्रोपोर्शन जो थे यहाँ पे, यहाँ हमने ऊपर निकाला था ना, हाँ ये प्रोपोर्शन ये वाइज ये रहेगा 0.5, 0.05 और ये हो गया 80, ये था ना, हाँ। अब इसमें जो था हमारा यहाँ पे, ये तो हमारा वेट निकल गया। अब यहाँ पे अब कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का हम बाकी का सेम ही ले लेंगे यहाँ पे, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स का 0.0833 और एक का था 12 और इसका कितना है 1.1590, ये वाला। तो ये वाला हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे।
और फिर हमारे यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 इंटू 0.0833, ये कितना आ गया यहाँ पे 0.012495। फॉर द टाइमिंग ले लेते हैं हम 0.05 इंटू 0.2, ये हो गया और इधर हो गया यहाँ पे 0.8 इंटू 0.1272। तो इसको आप कर लो यहाँ पे इंटू 495.006 तो ये कितना आ गया यहाँ पे 0.145695। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 14.57 बोलो %। तो ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल आई। अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए तो ये हो गया 14.57%। जो परसेंटेज फॉर्मूला होता है ऐसे आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आराम से। आप इसको और अच्छे से देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बनाया है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और इसको अच्छे से एलैबोरेट कर सकूं। और दूसरी चीज़ कि ये क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने यहाँ पे कर लिया। बाकी अब ये जो देख रहे होगे आप, ये हमारा समरी स्टार्ट हो गया और ये टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो इसका मैं एक पार्ट 3 वीडियो बना दूंगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियोस। तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इंटर भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और यूँ ही हम मिलते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और उसे काफ़ी आपने अप्रिशिएट किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।